सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल में देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते थे, वहीं पर वह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता, उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी, क्योंकि वो गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसलिए वो गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कार्यों में कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता था, चाहे उससे कोई सलाह ना मांगे भी, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वो बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वो सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसीलिए उसकी सभी बच्चों से दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते थे, तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वो उस दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी भी फिर भी उसकी लापरवाही, उसकी तरफदारी कर ही देते थे, जिससे बच्चे को ना लगे गुरुजी हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छुपाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उसे असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना तो वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस बारे में उसे मौका मिला है और इस बार वो गुरुजी को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आश्रम में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था,
जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित कर समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दोगुनी भिक्षा है। ये देखकर उसे मन ही मन बड़ा ठेस पहुंचा। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेना चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को ये पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी है। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाई है। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तो ली गई, तो इन दोनों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है, इसलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो बातूनी शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो भिक्षा दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? ये सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था, ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था, मुझसे आधी भिक्षा इसका था, और इसी ने मुझसे भिक्षा का थैला डालने की बात भी कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा है। गुरुजी को तो पता था कि सांच कौन बोल रहा है। गुरुजी पूरा जानते थे सांच कौन बोल रहा है, सत्य कौन बोल रहा है। लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यह सुनकर चालाक शिष्य झट से बोल पड़ा, गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर बताई जा सकती थी। सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती है, उसे महसूस किया जा सकता है, और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की उपव्याख्या की है, लेकिन इतने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख चालाक शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा,
बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई व्यक्ति एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए उस शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वो बहुमुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जैसे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो अस्पष्टता की झलक सब कुछ सामने नजर आने लगते हैं। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य है इस बच्चे ने देखा है, वो ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएगा पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को, उस अद्भुत को उस कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात की ध्यान रखना होगा कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी ये भूख बढ़ती जाएगी और वही संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बहुमुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। निश्चित संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी अस्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित तो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे आपने देखा आज के समय में आंखों में 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे को चश्मा लग रहा है। आखिर चश्मा लगने का क्या कारण है, किस कारण से होता है? इसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, अपने शरीर के निर्माण के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ? दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा सा शरीर के बारे में जानना होगा। जैसे दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। अगर हमारे शरीर में किसी भी एक तत्व की कमी होती, जैसे कोई भी प्रोटीन की कमी होती है, जैसे आंख की जो समस्या होती है विटामिन ए की कमी की वजह से, तो दोस्तों जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो हमें
आंखों से कम दिखाई देगा, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। इसी तरह से तमाम तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो हमें डॉक्टर क्या करता है, विटामिन ए से संबंधित कैप्सूल, टैबलेट या सिरप, या हमें डाइट का रिकमेंड किया जाता है, आप ये डाइट लीजिए, आपकी ये कमी दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ दोष। जब ये आपके शरीर के 3 दोष बढ़ जाते हैं तभी शरीर में कोई बीमारी होती, अन्यथा नहीं होती है। तो दोस्तों हमारे शरीर के 3 दोष ना बढ़ने पाए, इसके लिए 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे हमें नहीं खाना है। एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों हो गया आज की लाइफ स्टाइल। आज की लाइफ स्टाइल है, हम दोस्तों आज डिजिटल युग से ज्यादा जुड़े हुए हैं। दिन भर 24 घंटे में कम से कम 18 से 19 घंटे मोबाइल में लगे होते हैं, और मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है, जो उसकी लाइट निकलती है, वो हमारे आंखों को नुकसान करती है। दोस्तों कितने लोग तो ऐसे हैं कि ठंडी में बिस्तर के नीचे घुसे रहते हैं, वहीं में मोबाइल चलाते रहते हैं। दोस्तों हम मोबाइल नहीं चला रहे, हम बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। एक हो गया। दूसरा दोस्तों जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज माताएं बहनें क्या करती हैं, बच्चा जब रोता है तो उन्हें कार्टून लगा के मोबाइल में दे देते हैं कि लो देखो, और वो अपना काम करते हैं। बच्चा उसकी लत लग जाती है और आगे चलकर वो आंखों की भी समस्या होती है, ऊपर वो डिप्रेशन में बच्चे जाने लगते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। और दोस्तों एक सबसे बड़ा ये भी कारण है, अभी दूध नहीं पी रहा छोटा सा बच्चा, कार्टून लगा देते हैं, कार्टून लगा के दे देते हैं, और अगली बार जब आपको दूध पिलाना होता है तो बिना कार्टून को बच्चा दूध नहीं पीना है। तो दोस्तों आंखों की बीमारी से बचना है तो आपको मोबाइल से दूरी, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टीवी से ये थोड़ा सा दूर करिए, जरूरत के वही प्रयोग करिए। और दोस्तों पोषक तत्व वाली चीजें खाने का प्रयास करिए, लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। और दोस्तों जो कुछ हम लोग खा रहे हैं, एक तो ये सारी चीजें जो कुछ भी हमें मिल रहा है ये एकदम कीटनाशक दवाओं से बन रहा है, ऊपर से जो इसमें प्रोसीजर किया जाता है उसमें भी कीटनाशक दवाएं डाली जा रही हैं। ये सारी चीजें सही ढंग से, एक तो पोषक तत्व तो हमें नहीं मिल रहा है, तो आपको इसके लिए नेचुरली चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, जैसे हरी साग सब्जियां हो गई, फल हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुछ बीन्स हो गए। ये अपने बजट के हिसाब से दोस्तों इसे मैनेज करना होगा। और अब तो ठंडी का सीजन हो गया, अब इस ठंडी के सीजन में साग सब्जी खूब हरी हरी साग मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, इस समय कुछ फल भी मिलते हैं। तो पूरे ठंडी में हमें अच्छे से डाइट का चुनाव करके, अगर हम 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये अच्छे डाइट का चुनाव करके खा लेते हैं तो दोस्तों आने वाला 8 महीना हमारा आसानी से निकल जाएगा। और डेली रूटीन में अपने लिए आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा, ये लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना होगा। तो दोस्तों आपको बचना है आंखों की बीमारी से, तो दोस्तों इसे हटाना होगा। और कुछ डेली रूटीन में आपको शामिल करना होगा, जैसे दिन भर आप भाग दौड़ में रहते हैं, जब शाम को घर आइए, घर आने के बाद अपने आंखों को पूरा हाथ, मुंह, पैर, आंख को पानी में ऐसे मुंह में पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद ऐसे बाल्टी की तरफ देखिए, ऐसे छपका मार के पूरा आंख को धुलिए बढ़िया से, तो जो दिन भर का डस्ट कचरा आंखों में गया वो निकल जाएगा। इसलिए आंखों की अच्छी तरह से हमें धुलाई करना चाहिए रोज डेली सोने से पहले। हो सके तो पैर के तालू में तेल लगाइए, आंखों में सरों पे तेल लगाइए दोस्तों, और नाक में तेल लगाइए। हो सके तो नाक में शुद्ध देसी घी मिल जाए तो उसका भी प्रयोग करिए, एक एक बूंद डालिए। इसके लिए चैनल पर वीडियो पड़ी है, अपने शरीर के इन 4 अंगों पर तेल लगाए, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे डाइट बताएंगे जिसे आप खा करके आंखों में जो लगा हुआ चश्मा वो धीरे धीरे उतर जाएगा 2 से 3 महीने में। इस हर एक प्रोटीन विटामिन से भरी हुई डाइट है। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे लेना है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कब खाना है, कैसे खाना, उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों पहला चीज है गाय का शुद्ध देसी घी। ये गाय का शुद्ध देसी घी आपके घर का होना चाहिए, या किसी के घर आप जानते हो उनके घर गाय का है और वहां से आपको बढ़िया घी मिल जाएगा, वो घी लेना है। ये जो कंपनी वाले लिख के बेचते हैं शुद्ध गाय का घी है, इससे खाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको लेना है शुद्ध घर का देसी गाय का घी। इसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन K2, विटामिन ई, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोलिन, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 9,
फैटी एसिड जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, इसके साथ जो लेना है वो है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज़ है वो है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च में क्या पाया जाता है? मैग्नीज, विटामिन के, विटामिन C, आयरन, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीनॉइड व अन्य और छोटे मोटे प्रोटीन पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है शुद्ध गाय का देसी दूध। दूध में क्या पाया जाता है दोस्तों? दूध को प्रोटीन का खजाना कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, फास्फोरस, मैग्नीज, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है गाजर। गाजर आंखों के लिए रामबाण है। गाजर में क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसे कैसे प्रयोग करना है वो जान लेते हैं। उपयोग करने का तरीका, आपको लेना है दोस्तों गाय का घी 1 चम्मच, धागे वाली मिश्री से पीस लेना है 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आपको लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग और लेना है 1 गिलास दूध। अब इसी दूध में आप सारी चीजें डाल देंगे। डालने के बाद आपको इसे सुबह शाम पीना है। कब पीना है दोस्तों? सुबह शाम। अगर ज़्यादा फायदा लेना चाहते तो सुबह शाम आप पी लीजिए और सुबह शाम पीने के बाद इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज, योगा भी करना है। बस ये ध्यान देना है, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो गाय का घी जो है 1 चम्मच के बजाय आधा चम्मच कर देंगे, जिससे आपको पच जाए। बस इतना ध्यान देना। वो सारी चीजें दूध में डाल के आपको लेना है सुबह शाम 3 महीने तक। 3 महीने में आपके आंखों में लगा हुआ चश्मा भी घट जाएगा। 3 महीने के बाद इसे कंटिन्यू अगर करना है तो आपको 1 महीना 15 दिन का ब्रेकअप करना होगा, उसके बाद आप ले सकते हैं फिर। और दूसरी चीज जो है दोस्तों गाजर का जूस। गाजर का जूस आपको रोज 1 गिलास लेना है। कब लेना है? शाम को 5 से 6 बजे। अब शाम को 5 से 6 बजे आपका पाचन तंत्र खूब स्ट्रांग होता है। इस समय आपको खूब जबरदस्त भूख लगती है, इसलिए शाम को 5 से 6 बजे आपको गाजर के जूस लेना है 1 गिलास। इसे आप पिएंगे। बस जूस पीने के एक नियम है दोस्तों, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये 2 तरीका अपना करके आप आंखों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आपने जैसे बताया, आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप इससे दूरी बनाना होगा। ये हमारी आंखों की रोशनी को एकदम बेकार कर देते हैं। उसके साथ साथ डेली रूटीन में अपने 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे के समय में दोस्तों 5 बजे आपको बिस्तरा छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे आप 2 घंटे में आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक इसे आधे घंटे में कवर करेंगे। नंगे पांव आपको मिट्टी या जहाँ पे हरी घास हो आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना वहाँ पे, तो उसमें आसमान की ओस की बूंदें पड़ी होती है, वो आपके पैर के तालू में लगेगी। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अब वहीं बैठ के आपको मेडिटेशन करना है। कॉन्संट्रेट आई वाली आंख वाली एक्सरसाइज करना है। अपने आंखों के अंदर जो गोला होता है उसे आंखों के अंदर चारों तरफ घुमाना है और सीधे एक अंगुली करके इसे अंगुली को ध्यान से देखना है। इसी तरह से कुछ छोटी मोटी योगा भी, प्राणायाम भी आपको करना है। ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों 2 घंटे में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना है। इसको आपको करने से हर एक बीमारी से बचत रखेगा। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निर्दोष बना रहेगा। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।